हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड मिंगल एकेडमी यहाँ पर। आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 4 मतलब लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट को पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर 2 है वो एकदम से फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, लिटरेसी आप जानते हैं क्या होता है? पढ़ाई और लिखाई, ठीक है। लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। हमारे अंदर किसी भी एक पर्सन के अंदर लिखने और समझने की, उसे मतलब पढ़ने की जो एबिलिटी होती है वो क्या शो करती है? लिटरेसी को शो करती है, ठीक है। क्रिएट करियर ऑप्शन, लिटरेसी से होता क्या है? करियर ऑप्शन बिल्ड होते हैं। ओके, लिटरेसी कैन लीड टू हेल्थ अवेयरनेस, फुलर पार्टिसिपेशन इन द कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी। देखिए लिटरेसी का काम क्या होता है। देखिए जब कोई इंसान पढ़ जाता है तो उसे क्या है, सोचने समझने की उसकी जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से वो क्या कर पाता है, जब पढ़ लिख जाता है तो उसे हेल्थ अवेयरनेस के बारे में पता लगता है, ठीक है। और वो जो कल्चर एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उनमें वो अपना क्या करता है? फुल ऑफ पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कंट्री है, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है ना। तो इसीलिए लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। तो इंडिया का डाटा है उसके बारे में देखेंगे हम कि क्या है, ठीक है। लिटरेसी, जैसा कि हम सबको पता है कि 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज नाउ लिटरेट, ठीक है। हमारी जो कंट्री है उसकी जो पॉपुलेशन है उसका कितना पार्ट अभी लिटरेट है? 2/3, है ना। 2/3 पार्ट लिटरेट है। याद रखना, लिटरेसी वेरीज कंसिडरली अक्रॉस जेंडर, अक्रॉस रीजन, अक्रॉस सोशल ग्रुप। देखिए जो लिटरेसी है वो वेरी करती है जेंडर टू जेंडर, रीजन टू रीजन, सोशल ग्रुप। अब देखिए कैसे, देखिए जैसे जेंडर बॉय और गर्ल है ना, ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया। तो जैसा कि आप सबको पता है और हम पहले भी पार्ट में पढ़ के आए हैं कि गर्ल बेबीज को पहले से ही अवॉइड किया जाता है सोसाइटी के अंदर। तो जो बॉय है उनको लिटरेसी की पहली प्रायोरिटी दी जाती है। कि आपने देखा हुआ बहुत जगह कि जो बॉय है वो तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और जो गर्ल है तो वो एक थोड़े हल्के स्कूल में पढ़ रही है ना। तो ये रीज़न टू रीज़न भी वेरी करता है। किसी किसी जगह पे लिटरेसी को लेकर काफ़ी अवेयर है लोग, एजुकेशन को लेकर काफ़ी अवेयर है। तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा लड़का हो या लड़की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है ना। सोशल ग्रुप, बहुत सारी ऐसे सोशल ग्रुप हैं सोसाइटी के अंदर जो आज भी नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ घर से बाहर जाएँ और वो एजुकेशन गेन करें, ठीक है। और वो नहीं चाहते हैं कि लिटरेसी इज़ इम्पोर्टेंट, दे डोंट नो कि लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो चाहते हैं कि बस घर का काम सीख जाए, उसके बाद बस बड़े हो जाए और देन शादी कर दो, इतना ही जानते हैं और कुछ नहीं। केरला अप्रोचिंग यूनिवर्सल लिटरेसी। आपको पता है कि केरला है वो यूनिवर्सल लिटरेसी के अंदर आता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 90+ से ज़्यादा एजुकेटेड है, लिटरेट है ना। बिहार आर लैगिंग फार बिहाइंड, और जो बिहार है वो सबसे पीछे आता है। सबसे ज़्यादा इलिटरेट लोग बिहार में मिलते हैं, ऐसा डाटा का कहना है, मेरा कहना नहीं है दोस्तों। रूरल अर्बन डिफरेंस। अब देखिए हम रूरल और अर्बन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। रूरल क्या होता है? रूरल होता है विलेज एरिया, है ना। और अर्बन क्या होता है? अर्बन होता है आपका सिटी टाउन एरिया, है ना, सिटी टाउन। अब इन चीज़ों के बारे में हम डिफरेंस समझते हैं क्या है। The vast majority of the population of India has always lived in rural area। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी कंट्री की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है? गाँव में रहती है, रूरल एरिया के अंदर रहती है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के सेंसस के द्वारा हमें क्या पता लगा है? 68.8% पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरिया। जो हमारे रूरल एरिया की पॉपुलेशन वो कितनी है? 68.8% पॉपुलेशन है जो कि रूरल एरिया के अंदर रहती है। यहीं हम अर्बन एरिया का डाटा देखें तो यहाँ पर 31.2% पॉपुलेशन अर्बन एरिया के अंदर रहती है। इट वॉज 11% ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के अंदर ये डाटा केवल 11% था, मतलब 11% पॉपुलेशन रहती थी। 28% इंक्रीज टू एंड हाफ टाइम ऑफ 21st सेंचुरी। मतलब 21वीं सदी के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना इंक्रीजमेंट हुआ है? 28%। हाफ, 2.5 टाइम इंक्रीज हो गई। मतलब इसका मतलब क्या है कि लोग विलेज एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट हो गए, है ना, जब भी तो पॉपुलेशन बढ़ी है।
एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स इन विलेज। आप सबको पता है कि गांव में सबसे ज्यादा क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। तो यहाँ पर मेन सोर्स क्या होता है इनकम जनरेट करने का, क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ऑल्सो इट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज टोटल इकोनॉमी प्रोडक्शन। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा रूरल एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, और वो क्या करती है, मेनली एग्रीकल्चर करती है। तो हमारी कंट्री की जो टोटल इकोनॉमी प्रोडक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला पार्ट कौन सा है, एग्रीकल्चर, जो कि कहाँ से आता है, रूरल एरिया से। हम सबको पता होना चाहिए। टुडे इट इज ओनली कंट्रीब्यूट 1/6 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब जो शेयरिंग है फार्मिंग की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, तो कितनी है, 1/6, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इससे हमारी इकोनॉमी पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और जो ग्रेन प्रोडक्शन है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया बहुत सारा ग्रेन अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब उस चीज़ का कारण क्या है, का कंट्रीब्यूटर है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसमें जो शेयरिंग हो रही है वो भी गिरती जा रही है। क्या रीजन है उसका, देखिए, पीपल आर इंक्रीजिंगली इंगेज्ड इन नॉन फार्म रूरल ऑक्यूपेशन। मतलब जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो कैसी एक्टिविटी में जा रहे हैं, नॉन फार्म ऑक्यूपेशन की एक्टिविटी में जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग करना ही नहीं चाहते, नए एम्प्लॉयमेंट की तलाश में फार्मिंग को छोड़ देते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विस, बिजनेस एंटरप्राइजेस और क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए नॉन फार्म एक्टिविटी है वो क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस में चला जाता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस में चला जाता है, कोई क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चला जाता है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी करने लगते हैं। और एक मेन रीज़न ये भी है कि गांव में हर किसी के पास ज़मीन नहीं होती है, या फिर तो फार्मिंग करेंगे किसी और की लैंड है ना, रेंट पर, या फिर क्या करेंगे, या फिर वो नॉन फार्म जो एक्टिविटी है वो करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस और क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस वाले, है ना। मैनी रूरल एरियाज पीपल आर माइग्रेट इन अर्बन एरियाज। देखिए बहुत सारे लोग जो रूरल एरिया के हैं वो कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं, वो अर्बन एरिया के अंदर माइग्रेट कर जाते हैं वो देखते हैं। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन चैनल्स आर नाउ ब्रिंगिंग इमेज ऑफ अर्बन लाइफ स्टाइल। देखिए मास मीडिया ने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया है। क्या कि जब हम टीवी देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ की जो मूवी होती है, शूटिंग होती है, तो अर्बन एरिया उसमें दिखाया जाता है। तो हम लोगों की लाइफ स्टाइल को देखते हैं, ठीक है, उनकी रहने का तरीका देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में देखते हैं, वहाँ के एजुकेशन के बारे में देखते हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमें रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाना चाहिए, ठीक है। ये भी एक माइग्रेशन का काफ़ी बड़ा पॉइंट हो सकता है। द रैपिड ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन shows that the town or city has been acting as a magnet for the rural population। जो अर्बन एरिया के अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, उसका क्या कारण है, वो मैग्नेट का काम कर रही है फॉर द रूरल पॉपुलेशन। क्यों कर रही है भाई, देखिए ज़्यादातर अर्बन एरिया के अंदर गांव के लोग जाते हैं तो वो किस चीज़ के लिए आते हैं, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की तलाश होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी रैपिड ग्रोथ हो रही है अर्बन एरिया के अंदर, और वो लोगों को अर्बन एरिया खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग अर्बन एरिया की जो लाइफ स्टाइल है उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो रूरल एरिया की लाइफ स्टाइल को छोड़ना चाहते हैं। देन दे वांट टू अडॉप्ट द लाइवलीहुड ऑफ अर्बन एरियाज, है ना। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, जो इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी है वो क्या है। इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस सच अस पॉलिसी इन 1952। देखिए इंडिया एकमात्र पहला ऐसा देश था जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर काम किया था, जिसने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। कब बनी थी, 1952 के अंदर बनी थी। द पॉपुलेशन पॉलिसी टुक द कंक्रीट फॉर्म ऑफ द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये पॉपुलेशन पॉलिसी ने एक कंक्रीट फॉर्म ली, कैसे, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ओके। अब देखिए इसका क्या काम था, इसमें बताया गया बर्थ कंट्रोल मेथड, इसमें बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में बताया गया। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में बताया। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर किया अबाउट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई, है ना। एंड हेल्थ इश्यूज, और जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके बारे में पॉपुलेशन को अवेयर किया। The family planning program suffered a setback during the years of the national emergency 1975 to 76। देखिए जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया गया था, ठीक है, उसे सेटबैक सफर करना पड़ा। क्यों,
कब करना पड़ा ये? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 टू 76 में। इस टाइम पर इसे सफर करना पड़ा। इसका क्या रीजन था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिंग डाउन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। देखिए गवर्नमेंट ने इस टाइम पर क्या किया, उसने चाह कि जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की उसे ब्रिंग डाउन किया जाए, उसे नीचे लाया जाए, उसकी ग्रोथ को रोका जाए। ठीक है, तो उसने क्या किया था, कोरे से प्रोग्राम ऑफ मास स्टेलाइजेशन मेडिकल प्रोसीड्यूर, एक मास स्टेलाइजेशन शुरू किया जो कि एक मेडिकल प्रोसीड्यूर है। इसके अंदर क्या होता है, कट द वेसेक्टोमी इन मेन एंड ट्यूबेक्टोमी इन वुमेन। इनके अंदर वेसेक्टोमी और वुमेन के अंदर ट्यूबेक्टोमी को कट कर दिया जाता है। इनके अंदर ये वेसेक्टोमी को कट कर दिया जाएगा तो मेन इनफर्टाइल हो जाएगा, है ना, वो जन्म नहीं दे सकता किसी बच्चे को। और वुमेन के अंदर ट्यूबेक्टोमी, वुमेन इनफर्टाइल हो जाएगी तो ये भी एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। विच प्रिवेंट कंसेप्शन एंड चाइल्ड बर्थ, एक माँ एक बेबी को बर्थ नहीं दे सकती है। ठीक है, अब क्या, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज अ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देखिए इमरजेंसी के बाद जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बना था पहले, उसका इमरजेंसी के बाद नाम क्या कर दिया गया, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, याद रखना। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आती है 2000 के अंदर, याद रख लेना। 2007 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम आउट विद नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और 2017 के अंदर नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लेकर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया है ये क्या था, ये सारी चीज़ें ही बता दी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 2 था वो एकदम से कंप्लीट हो चुका है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के, हम आगे क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे जो भी क्वेरी है उसे फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। और मैं अनजाने में कोई भी गलती हो गई है, मुंह से कोई वर्ड निकल गया हो तो उसके लिए हमें माफ़ करना। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए। थैंक यू।